एपिसोड 33। बाबे दहर। तुम क्रिमिनल हो? जबराज ने मुड़कर इसे नहीं देखा। नहीं, लेकिन अगर मैं वो काम करूंगा तो मेरे पास एक अच्छी बैक स्टोरी होगी। आपके पास नहीं है। इसने बात को मजाक का रंग देना चाहा। बैक स्टोरी हम दोनों की एक है। नहीं है। आप 10 साल बाद आकर यहाँ जज्बात दिखा रहे हैं और मैं 10 सालों में हर जज्बा खो चुका हूँ, सिवाय इंतकाम के। जबराज अब के इसकी तरफ मुड़ा। इसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। चेहरे पर हजारों में लाल का साया था। मैं जब तक अपने बाप का अधूरा छोड़ा हुआ काम नहीं करूंगा, मुझे कहीं भी सुकून नहीं आएगा। तुम अपना प्लान मुझे दे सकते हो, अपनी वफादारी और मुलाजमत भी। जबल इसे देखता रहा। वो इसे इनकार नहीं कर सकता था। ये एक काम जबल खान के बस में नहीं था। अपने बाप का नाम साफ करने के लिए इसने जो काम शुरू किया था, वो इसकी जिंदगी को स्याह करने वाला था। वो इस बात से बेखबर था। इस सारी जंग में जो सबसे अहम चीज मैंने खो दी, वो मेरा कंफर्ट था। मेरी बीवी, मेरी औलाद। मैंने बहुत मिस करता हूँ। दानीन और जबराज के दरमियान पहले झगड़े हुए, फिर लंबी लंबी बहस, और फिर बिलाखिर एक सुकूत छा गया। वो दोनों एक घर में होते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। वजह जबराज का जुनून था। वो एक तबाहशुदा इलाके में सुरंगें खोद रहा था। वो लोग जो इसके बाप को गालियां देते थे, इनके बच्चों को तालीम दिलवा रहा था। वो इन्हें असला दिलवा रहा था। अपनी हैकिंग से कमाया लाखों रुपया वो अपने बाप का नाम साफ करने पर झोंक रहा था। वो इनकी मदद कर रहा था, जो इसके बाप और इसके बाप के दोस्त को माफ करने को तैयार ना थे। वो इनके लिए गांव में तरक्की लाना चाहता था। और इन सब के दरमियान इसने जिसके साथ नाइंसाफी की थी, वो इसकी अपनी मोहब्बत थी। लंदन से आई वो आजाद मुल्क की आजाद लड़की घर में कैद होकर रह गई थी। जबराज को अंदाजा ना हुआ कि अपने मरे हुए बाप का नाम साफ करते हुए वो इस जीती जागती औरत के साथ क्या कर चुका था। शादी के पहले साल तो इसकी फूलों की दुकान रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जबराज की नापसंदगी फूलों से भरती गई, और बिलाखिर दनीन को वो दुकान भी छोड़नी पड़ी। जबराज घर में तो शुरू से ही माली मदद के अलावा कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, मगर हमदान के बाद तो वो जैसे बड़ी जिम्मा हो गया था। दनीन ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो सारा वक्त हमदान को दिया करता था। कम मगर मोहब्बत के बोल बोलता था। अगर वक्त देता था तो सिर्फ अपने बेटे और बीवी को। लेकिन जनून इस वक्त इसके सर चढ़ गया था। इसे उतारना नामुमकिनात में से हो गया था। वो कई कई हफ्ते भी दनीन से लंबी बात किए बगैर गुजार देता था, और इससे एहसास भी नहीं होता था। जबराज, तुम आजकल मेरी कोई बात नहीं सुनते। आज बड़े दिन बाद वो एक बार फिर हिम्मत करके इसके पास आई थी। सोफे पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे वो खटाखट टाइप करता रहा। हमदान ये सब नोट्स कर रहा है। तुम्हारी ऑब्जेक्शन बस बढ़ती ही जा रही है। दनीन, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ, बाद में प्लीज। वो उठाया, निगाहें लैपटॉप पर मरकूज रखी। दनीन चंद पल इसे देखती रही। इन दोनों के बीच एक खलीज दर आई थी। वो अब इसकी ऑब्जेक्शन के चक्कर में एक दूसरे के ताल्लुक को गिनवा नहीं सकती थी। अना को एक तरफ रखते वो इसकी बातों का बुरा माने बगैर इसके करीब सोफे पर आकर बैठी। चंद पल इसे देखती रही। साफ सुनहरी रंगत सर्द पड़ गई थी। आंखें अंदर को धंसी हुई। लब कसरत सिगरेट नोशी से स्याह पड़ने लगे थे। ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ इसके जारी होलिये में नहीं आई थी, ऐसा ही कुछ इनके ताल्लुक में भी आ गया था। वो मजीद चंद पल इसे देखती रही, फिर बाजू इसके बाजू में डाले इसके कंधे से सर टिकाए, टुकड़ी सिमटी से इसके करीब बैठ गई। जबराज अव्वल तो हैरान हुआ। लैपटॉप पर चलती इसकी उंगलियां साकित हुई। फिर वो गहरी सांस लेकर रह गया। लैपटॉप गोद से हटाए हुए इसने बाजू से इसका हाथ हटाया, और फिर वही बाजू इसके गिर्द हायल करते हुए इसे सीने से लगाया। थोड़ी इसके सर पर जमाए वो आंखें मूंद गया। वो इसके करीब थी, बेहद करीब। सुकून सा सुकून था जो आसपास फैल गया। इसकी बीवी की खुशबू दुनिया के हर अतर पर भारी थी। मुझ पर जहर फूंकना छोड़ दो दनीन, वो बहुत देर बाद बेबसी से बोला। शादी के कई साल बाद भी वो इस पर 10 साल पहले वाला असर रखती थी। हमदान तुम्हें बहुत मिस करता है। वो मुझे बहुत तंग करने लगा है। इसे तुम्हारे वक्त की जरूरत है। मैं कल से इसे अपने साथ ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। वो इसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, साथ वक्फे वक्फे से इसका सर भी चूम लेता था। इसे अपनी जिंदगी में दनीन जैसी मोहब्बत किसी और से नहीं हो सकती थी।
इसे यकीन था। वो कई पल खामोशी से इसके पास बैठी रही, फिर इसका एक हाथ अपने हाथ में लिया। इसका हाथ सख्त और खुरदार हो गया था। रंगत सफेद थी, जिस पर सब्ज रगें उभर कर नजर आती थी। अब वही रंगत सांवली पड़ती जा रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, धीरे से कहे गए। इसके इन अल्फाज ने जबराज को शॉक लगा था। वो फौरन आंखें खोल गया। दानीन के सीने से सर टकाए अब तक इसे तक रही थी। वो बेहद तहीर से इसे देखता रहा। वो भी इसे देख रही थी। 4 महीने हो गए हैं। मैंने सुना था अगर शुरुआत में बता दो तो नजर लग जाती है। इसने इजाफा किया। मैं कोई किसी नहीं था धनीन, मैं इसका बाप हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये जाना मेरा हक था। वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। चेहरे पर वाजियत नागवारी थी। आई एम सॉरी, तुमसे खफा थी मैं, और तुम बहुत बिजी थे। तुम्हें मैं और हमदान भी याद नहीं थे। तुम मेरी बर्थडे भी भूल गए थे। अब तुम मुझ पर नया खाता खोलने की कोशिश मत करो। वो उकताया, फिर गहरी सांस ली। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? वो गुस्सा छोड़कर पूछने लगा था। कोई फायदा नहीं था गुस्से का। वो इसके कई कसूर निकालने बैठी थी। चार्जशीट तैयार थी। एफआईआर 2 आंसू होते और मुकदमा बगैर किसी सबूत और दलाइल के बीवी ही ने जीतना था। समझदार शौहर वही होता है जो हथियार डाल दे। अब वो बड़े जोर से इसे सब बता रही थी। इसने क्या क्या खाया, क्या डाइट थी, हमदान को क्या बताना है, और फिलहाल ये खबर अपनी मोहर से लाजमी छुपानी है। दानीम औलाद ना होने की वजह से बहुत बदल गई थी। वो हर बात मानता चला गया। वो मानने का आदी था। सिवाय रोजगार के मामले में वो दानीम की बाकी सारी बातें मान जाया करता था। वो अच्छा शोहर था। थोड़ी देर बाद वो यूं इसके करीब सो गई। सबराज ने सर सोफे की पुष्ट पर गिरा दिया और दनीन का सर अपनी गोद में रखा। अगले कई लम्हे वो इसे देखता रहा था। इनके इख्तलाफात का रंग दनीन के चेहरे पर भी था। हल्के खुरदरी जिल्द, सूखे होंठ, इसके बाल भी खराब हो रहे थे। मर्द के घर में अदम तवज्जी सबसे पहले औरत के चेहरे पर असरअंदाज होती है। फिर वो इसका हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखने लगा था। हमदान को अपने साथ ले जाता और मोरे को अपने घर दनीन के पास छोड़ देता। इसने रोजगर के प्लान में कोई झोल नहीं छोड़ा था, मगर इसकी अपनी जिंदगी में, इसके वंडरलैंड में एक बहुत जाल जरूर आया था। वो रोजगर में था। इसके बनाए प्लान में इसे रकम की जरूरत थी, और रकम इसे स्वेस कीपर के किसी और से नहीं मिल सकती थी। वो इसके लिए हैकिंग कर रहा था। फोन ऑफ थे। दनीन से वो झूठ बोलकर आया था कि इसे बलूचिस्तान जाना है। इसके लिए हैकिंग कभी मुश्किल काम नहीं रहा था, लेकिन ये वक्त तलब जरूर था, और इस मामले में जबराज कुछ नहीं कर सकता था। वो इसे फोन में लाते हुए बेदहानी में सीढ़ियां उतर रही थी, और वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पूरा एक दिन वो इस फर्श पर पड़ी रही। कसूर जबराज का नहीं था। वो अगर इस्लामाबाद में भी होता तो अपने ऑफिस में होता, और चाह कर भी इसे गिरने से ना बचा सकता। चाह कर भी अपने होने वाली औलाद को ना बचा सकता। जब वक्त था सो था। वो चाह लेने से बदल नहीं जाता, पछतावे मिट नहीं जाते, मगर हम इंसान को सोचने समझने के मौके बहुत कम देता है। दनीन को भी नहीं मिला। इसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इनसिक्योरिटी इसने जबराज पे निकाली। वो इसे छोड़कर चली गई थी। जबराज अपना हर जज्बा खो चुका था। भाभे दोहर ने इसके लिए मलाल के सामान पैदा किए थे, और अब अगर इसके पास कुछ बचा था तो वो इसका प्लान था। इसके लिए वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार था। इसके लिए वो आखिरी हद तक गया था। इसके लिए वो मरने तक को तैयार था, और जिसके लिए वो मर भी सकता था। अब इससे किसी शय से फर्क नहीं पड़ता था, अपनी जिंदगी से भी नहीं। हिस्सा सोएम, विंडरलैंड, 11 जनवरी। इसके दोनों पैरों पे अब सफेद पट्टी थी। चेहरा जख्म जख्म, और रूह, वो कई साल से घायल थी। वो बेंच पर सर झुकाए बैठा था। हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश था। सुल्तान और हंसला अब भी इसके कदमों के करीब बैठे थे। बाहर तो अतरे से बर्फ गिर रही थी। आसमानों से गिरते नन्हे नन्हे रोइंग के गालों की मानत बर्फ के जर्रे रोजगर को बर्फ की चादर में लपेट रहे थे। इस तहखाने में बैठे तमाम लोगों के लिए बाकी दुनिया की आवाजें थम गई थी। हर कोई इस आवाज को सुन रहा था, जो काफी देर कबल खामोश हो चुकी थी, मगर इन्हें अब भी अपने कानों में पड़ती सुनाई दे रही थी। जबराज को खामोश हुए कई सालें बीत चुकी थी।
मगर वो चुप हुआ तो कोई बोला नहीं, किसी के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। इस वक्त इस पैरा इल्जाम सानवी थे, चुप थी जो बोल रही थी, सन्नाटा था जो दिल चीर रहा था। मैं तुम्हें गलत लगता हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं बुरा लगता हूँ तो मैं बुरा हूँ। कई लम्हे बाद इसकी भारी आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। कुछ फैसले जो मैंने ले लिए थे वो मेरी ऑब्जर्वेशंस थे, अपने बाप अपने आइडल के नाम को साफ करने के ऑब्जर्वेशंस। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। इसने एक लम्हे का तौकफ किया, धीरे से गर्दन उठाई। सब इसे देख रहे थे, सबकी नजरें मुख्तलिफ थी। तुम लोग अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। सुल्तान ने बैठे बैठे इसकी टांग थपथपाई, फिर खामोशी से सर को इसकी टांग से जोड़ लिया। ये जैसे इशारा था कि वो इसके साथ था। जबराज के दिल को जो तकवीत मिली थी इसका कोई सानी नहीं था। वो चेहरा झुकाए रो पड़ा। ये आंसू इसके थकान का सबूत थे। कई सालों की रियाजत के बाद वो बस थक गया था। हसन छोटे छोटे कदम लेता इसकी तरफ आया था। वो जबराज की दाएं तरफ बैठकर इसका सर अपने सीने से लगा चुका था। जबराज बुरी तरह रो रहा था। इन चार लोगों ने आज तक इसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वो आज तक ऐसे हिम्मत नहीं आ रहा था, या शायद आज तक वो जबराज शहनवाज का असल जान ही नहीं सके थे। शानदान इसका हाथ थपक रहा था, जुल्फ इसके साथ रो रही थी। खानदान एक दूसरे के गम में साथ खड़ा था, बगैर कहे बगैर जताए। मैंने तुम लोगों को मुश्किल में डाला, आई एम सॉरी। मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं कुछ संभाल नहीं पाया, आई एम सॉरी। वो हसन के सीने से लगा बुलंद आवाज में गिराया कर रहा था, बाजू इसके गिर्द बांध रखे थे। ये चार लोग, ये लोग इसकी मताए हयात थे। वो इनके छूट जाने के गम में रो रहा था। सुल्तान लम भेज गया था। वो इसे इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता था। वो आज तक हारा ही नहीं था। मैंने बहुत गलत किया, अब अंदाजा हो रहा है तुम सबके साथ कितना गलत हो चुका है। मुझे कोई हक नहीं था तुम सबको इस खतरे में डालना। चुप हो जा यार, मुझे लड़कों को मनाने का तजुर्बा नहीं है। हसन बजाज संजीदगी से बोला और इसकी पीठ थपकी। लड़कों को मनाना नहीं आता और लड़कियां तुम्हारे पास रोने आती नहीं है। शंदान ने चोट की। कह कौन रहा है जिसे इसकी अपनी लड़की खून के आंसू रुला रही है? जुल्फ ने गीली आवाज में तंज किया। हंसला ने पहलू बदला। दोस्त रो रहा था और इन मसखरों को सर्कस याद आ रहा था। अगले कई लम्हे वो यूं ही रोता रहा। दरवाजे के बाहर टेक लगाए खड़ा जबल खान मुट्ठियां भींजे हुए था। वो एक बार फिर 11 साला जबल था जो गांव की कच्ची पगडंडियों पर खड़ा अपने वाहिद दोस्त को अलविदा कह रहा था। वो इसे छोड़कर एक बार फिर खैरों की सफ में शामिल हो चुका था। वो 11 साल का नहीं था, लेकिन तकलीफ आज भी वैसी ही थी। वो इसके साथ नहीं रोया, इसके सामने नहीं रोया। वो शायद कभी इसका था ही नहीं। कई मिनट बाद वो तहखाने में वापस आया तो वो पांचों लोग एक दायरे में बैठे थे। जबराज अलबत्ता लेटा हुआ था, सर सुल्तान की गोद में और दोनों पैर शंदान की गोद में रखे। इसका चेहरा सपाट था, सुर्ख होती आंखें इसने छत से लगा रखी थी। वो गहरी सोच में लगता था। जबल को जीने उतरकर नीचे आता देख वो उठकर बैठ गया था। एक मोहम सी उम्मीद थी। जबल इसे सुनने लगा। इसके पीछे तीन चार और लड़के बंदूकें हाथ में लिए नीचे उतर आए थे। मुझे तुमसे बात करनी है जबल, जबराज ने इसे सुर्ख सोफे पर बैठते हुए देख कर कहा। जबल खान जवाब दिए बगैर एक वायरलेस फोन को कान से लगाए सामने वाले की बात सुन रहा था। वो पश्तो बोल रहा था, सिवाय सुल्तान, हंसला और जबराज के कोई और इसकी जुबान नहीं समझ पाया था। जख्म गहरा तो नहीं है? हम ठीक है, फिर भी इसे डॉक्टर को दिखाओ। सामने से मुरीद इसे कुछ बताने लगा था। जबल ने इसकी बात सुनी, फिर दूसरा सवाल किया, तुम लोग चर्च कब तक आ रहे हो? हाँ, हम बेसमेंट में हैं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नहीं, तुम आ जाओ, बहराम को तसल्ली हो जाएगी। वो हमें नहीं देख सकेगा, फिक्र मत करो। ईसा कहाँ है? बेहतर है, हमने इसे घर पर छोड़ा है। तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा है, लेकिन खैर मैं इसे देख लूंगा। एजेंट कैसा है? मुरीद की आवाज हल्की हो गई थी। जबल ने मुड़कर जबराज या फिर किसी और को एक बार भी नहीं देखा। जिंदा है वो, 2 गोलियां पैर पे लगने से कोई मरता नहीं है। तुम बहराम को कहीं और मसरूफ रखो, मैं 15 मिनट तक आ रहा हूं। इसने फोन बंद किया।
اس کی دائیں طرف کھڑے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زبراج جیسے اب تک کسی شوق کے زیر اثر تھا۔ جوگی کی اپنی پٹاری کا سانپ اسے کیسے ڈس سکتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے جبل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ زبراج ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ چہرے پر ناگواری تھی۔ جبل سینوں کی طرف جاتے ہوئے مڑا، ایک نظر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں تعلقی اور ٹھنڈک تھی۔ مجھ سے زیادہ جن لوگوں سے بات کرنے میں تم انٹرسٹڈ ہو، میرا خیال ہے تمہیں انہیں سے بات کرنی چاہیے۔ آفٹر آل تمہاری کوئی فیملی واپس آ گئی ہے۔ تم بچے ہو کیا؟ اتنی سی بات پر کون لڑتا ہے؟ زرخوف درمیان میں بولی تھی۔ میں لڑ نہیں رہا، میں غصہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح روزگار جو کچھ کھو چکا ہے وہ واپس لانا ناممکن ہے، اسی طرح آپ سب بھی بہت کچھ کھوئیں گے اور میں یہ سب دیکھوں گا۔ وہ تنفر سے بولا۔ ہم ڈیل کر سکتے ہیں، ہم پلان بنا سکتے ہیں، تم ایک بار بات تو کرو۔ حسن کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا۔ اب تم خبر سے اپنے باپ کو اٹھاؤ، اسی کے ساتھ ڈیل کرو، اسی کے ساتھ بات کرو۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ میرے باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو جاہل۔ حسن گھرایا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ زبراج بس اس سپہ سالار کو دیکھ رہا تھا جو جنگ کے عین درمیان میں اغیار کی سلطنت سے جا ملا تھا۔ ہتھیار بیکار تھے، فوجیں جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ جنگیں حوصلوں کی ہوتی ہیں اور اس کے حوصلے بری طرح پست ہوئے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں نے یہاں سے نکال نہیں سکتا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جنہیں تم میری کمزوری سمجھ رہے ہو وہ میری طاقت ہے۔ زبراج کچھ جتا رہا تھا۔ جبل اختتامی زینے پر کھڑا ہو کر مسکرایا، ایک عجیب تلخ سی مسکراہٹ۔ تم انہیں وہاں سے نکال سکتے تھے جہاں تمہارے پلان لاگو ہوتے تھے، جہاں ہوسٹس کو سہولیات میسر تھی۔ افسوس، مگر میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نکال سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ روزگار میں تم 5 لوگوں کو دیکھتے ہی ہیڈ شاٹ مارنے کا حکم ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہارے 20 بے وقوف بھائی کے حکم کو مانا جائے گا؟ زبراج ہنوز خفا تھا، بے حد خفا۔ یہ حکم جبل اجلال خان نے دیا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں زبراج کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ وہ جبل خان سے لوگوں کی عقیدت اور جذباتی وسبتگی سے واقف تھا۔ وہ روزگار کا ہیرو تھا۔ زبراج کو یقین سا ہو چلا کہ وہ اپنے دوستوں کو اندھی کھائی میں دکھیل چکا تھا اور رسی کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تم نے صرف اپنا سوچا اور اب میں صرف اپنا سوچوں گا۔ ونڈن لینڈ مبارک ہو۔ جبل دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے ہو کر وہ شاید واپس اس جگہ کو ایسے بند کر رہا تھا جیسے خزانے دفن کیے جاتے ہو۔ کیا جذبات تھے جو اس وقت ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس خانے کا ہر اسیر بے حد صبر اور بڑی خاموشی سے اپنی زندگی کو ایک کھیل کھیلتے دیکھ رہے تھے، ایسا کھیل جس کی ہر بازی ان کے لیے مات تھی۔ 11 جنوری، وقت شام 7 بجے۔ جبر خان کو گئے ہوئے کافی گھنٹے بیت چکے تھے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ پہلا گھنٹہ بے چینی میں گزرا، دوسرا خوف، تیسرا فرسٹریشن، چوتھا تھکان اور پانچواں قبولیت۔ بالآخر انہیں ایک بار پھر قبول کرنا پڑا کہ وہ اس خانے سے باہر نہیں جا سکتے۔ زبراج سخت اضطرابی عالم میں تھا جو کہ باقاعدہ اس کے چہرے سے بھی عیاں تھا۔ اس کے پلان میں ماں صرف اس کی ہوتی تو خیر تھی، مسئلہ اس کے خاندان کا تھا جس پر کم سے کم وہ اپنی وجہ سے کوئی مصیبت آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے اتنے پرفیکٹ پلان میں کوئی جول آ بھی سکتا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کئی بار ایسی ایسی بے تکی باتیں کر رہا تھا جس سے کوئی بھی سے جھگڑ پڑتا، مگر ان لوگوں میں سے سب بس خاموش رہے۔ وہ شاید چاہتا تھا اس سے لڑا جائے مگر وہ سب نہیں لڑے۔ وہ ایک قیامت سے گزر کر آئے تھے اور قیامت سے واپسی یاد رہتی کون اسے لایا یہ اسباب نہیں۔ زبراج کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اٹھ کر اس میدان میں چکر لگانے شروع کر دے۔ وہ لگا بھی لیتا اگر اس کے دونوں پیر زخمی نہ ہوتے۔ خاندان آس پاس سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زرخوف بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اٹھی۔ شکر کی لکڑیاں خشک تھی مگر دھول اور بے تحاشا مٹی خاندان کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ ایک بینچ پر سر رکھے بیزاری سے آس پاس دیکھی حنزلہ کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک ہاتھ ناک پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے جھک کر لکڑیاں سمیٹ رہا تھا۔ وہ جانے کیوں بے اختیار مسکرائی
कितने नखरेबाज था वो। इसने नोट किया था कि शंतान को जरा सी भी गंदगी नहीं पसंद। वो अच्छे पहनावे और ब्रांडेड अशिया का आदी था। इसे देखते हुए हंजला ने अपना बैग खोलकर लाइटर और एक दो कागज बाहर निकाले। वैसे किसी को ये याद है कि हम यहाँ आए क्यों थे? सुल्तान अपनी जगह पर बैठे हुए संजीदगी से बोला। तहसी करो, हम यहाँ आए नहीं लाए गए थे। खानदान ने लकड़ियां जमा कर ली और अब वो सामने से आती हंजला को देख रहा था, जिसके हाथ में लाइटर और कागज था। मैं यहाँ आने की नहीं, कैफे विंग चारम की बात कर रहा हूँ। हम एक मीटअप के लिए आए थे, बस एक मीटअप नहीं हो सका। हसन चमक कर बोला। मार खा ली, जलील हो गए, कपड़े फट गए, करेक्टर डेवलपमेंट हो गई, मोहब्बतें हो गई, दिल टूटे। इसने शानदान और हंजला को एक दूसरे के आमने सामने बैठते हुए देखा। लोगों को खोई हुई मोहब्बतें मिल गई और जो नहीं हुआ वो मीटअप था। हम यहाँ से निकल सकते हैं, एक काम करो सुल्तान। जबरा अचानक कुछ सोचते हुए बोला। तुम तीनों उठो और इस दरवाजे को धक्का मारो, बल्कि मुझे अपने साथ उठाओ, पैर में दर्द है, बाजू ठीक है मेरा। हम इसको धक्का मारकर तोड़ सकते हैं, ये बहुत पुराने दौर का है। वो तेज तेज कह रहा था, लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। ये ख्याल वो यहाँ से निकल नहीं सकता, ये इससे बेचैन किए हुए था। कौन धक्का मार सकता है जबराज? हसन के बाजू पर गोली लगी है, शंदान की हालत देखो, वो कमजोर है, और मेरी गर्दन में टांके लगे हुए हैं। तुम्हें लगता है हम कोई दरवाजा तोड़ सकते हैं? सुल्तान तहम्मुल से बोला। तुम मेरा काम नहीं करना चाहते तो साफ साफ बोलो, ड्रामेबाजियां क्यों कर रहे हो? वो बरस पड़ा। मैं अकेले भी इसे तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम मुझे कमजोर मत समझो। अगर निकालना ही था तो यहाँ लाए क्यों हो? शानदान लकड़ियां नीचे फेंक कर तशरी से बोला। हमें यहाँ तुम लाए हो, हर फसाद की जड़ तुम हो। ये चीख चिल्लाकर मजलूम बनने की कोशिश मत करो तुम। अगर हम लोग खामोश हैं तो तुम सर पर मत चढ़ो। ओह, तो ये बात है, तुम लोग इसलिए मेरी मदद नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। एक बात याद रखना, मैं अकेला काफी हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। वो बुलंद आवाज में कहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। हसन और जुल्खुफ नागवारी से इसे देख रहे थे। शानदान लम भेजे हुए था। वह इंसान जो पुरसकून था वह सुल्तान था। वह इसे जोर आजमाई करने देना चाहता था। ठीक है, फिर निकाल कर दिखाओ हमें, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हमारे पेरेंट्स रोजगार के कुछ नहीं लगते थे और तुम्हारे फादर यहाँ सब कुछ थे। जुल्खुफ नागवारी से कहने लगी। हम यहाँ तुम्हारे बाप के किए हुए गुनाहों को क्यों झेल रहे हैं? जबराज सुरख होते चेहरे के साथ बगैर कुछ कहे उठने की कोशिश करने लगा। हसन ने आगे बढ़ना चाहा, मगर सुल्तान इसका हाथ पकड़ चुका था। वह तेनी जमीन पर जमा कर बैठा। पैरों का जोर जैसे ही फर्श पर पड़ा, इसके सारे जिस्म में दर्द की ऐसी ठेसी उठी थी कि इसका अपना सारा जिस्म टूटना शुरू हुआ। वो धड़ाम से मुंह के बल वापस फर्श पर आकर गिरा था। तवानाई जैसे लम्हे के हजारवें हिस्से स्लिप होकर रह गई हो। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। इसके चारों दोस्त इसे देखते रहे। गहरी सांस लेते हुए चंदान आगे बढ़ा, इसे कंधे से ताम कर उठाना चाहा। वो इसका हाथ झटक चुका था, जिसके बदले में शंदान ने एक लात इसके पसलियों पर रसीद की। जवाबन जबराज ने इसे हर वो गाली दी थी जिससे किसी के कान से भी धुआं नहीं आतिफशां बाहर निकले। लाला पर हाथ मत उठाना जाहिल इंसान। हंसला के तुष अंदाज में कहने पर शंदान पूरा इसकी तरफ घूमा। तुम्हारा लाला बाद में, मेरा दोस्त पहले है। इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है मैं जानता हूँ। हाथ नहीं, लात उठाई है। हसन का बोलना लाजम था। शानदार ने हंसला को देखते हुए इसे एक और लात मारी। सबराज आपके चुप रहा। इसे दर्द हुआ था, बेतहाशा दर्द। ये हालत है लाट साहब की, और निकले हैं जंग करने। लकर कहते हुए वो पंजों के बल इसके करीब बैठा। जरा सी जद्दोजहद करने के बाद वो इसे सीधा करके बिठा चुका था। हंसला अब आग जला रही थी। जुल्खुफ ने आगे बढ़कर काट कबाड़ से कोई कुर्सी लाकर इसकी पुष्ट को सहारा दिया। जबराज हनूज गहरी सांस ले रहा था, सात आंखें मेच कर करहा रहा था। दर्द की ये शिद्दत बर्दाश्त करना इसके लिए महाल हो रहा था। इसे अपने दोनों पैर दर्द की शिद्दत से करते हुए महसूस हो रहे थे। जो हमारा है वो हमारा रहेगा जबराज, खुद को थकाओ मत। सुरखुफ इसके कंधे पर हाथ रखे हुए रसान से कह रही थी। यहाँ आने के पूरे 4 दिन हमने सिर्फ भागने की कोशिश की है,
एक बार भी बैठ कर ये नहीं सोचा कि लंदन का वो वक्त दोबारा आ गया है। हम सब साथ हैं यार, हम यहाँ से निकलेंगे, हम एक दूसरे को निकाल लेंगे। इस वक्त जो लम्हा है इसका सोचो। वो इसके साथ बैठ गई, रफ्ता रफ्ता सब बैठ गए। आग के गिर्द एक जमकट्टा सा लग गया। सुल्तान ने अपने बैग से फल निकाले और एक एक की तरफ उछालता गया। सबने कैच किया और गोद में रख लिए। हसन ने जूस के पैकेट्स इनकी तरफ बढ़ाए। ठंड की शिद्दत को आग कम किए हुए थी। कहीं पर खामोशी में बीत गए। सब अपने अपने ख्यालों में गुम खामोश रहे। वाहिद आवाज वो थी जिस वक्त लकड़ियों के चटकने की थी या फिर किसी झिंगड़े के करियाजारी की। काफी वक्त बाद हसन सुल्तान ने खामोशी की इस दीवार पर पहली जरब मारी थी। मुझे तुमसे मसाइल थे जबराज, मध्यम आवाज में शिकायत की। मेरे कजन की शादी थी, मैंने तुमसे आने को कहा था। तुम इस्लामाबाद में थे और शादी भी, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने बाद में एक फोन भी नहीं किया और तुम इसी दिन किसी और दोस्त के साथ थे। तुम्हारा ना आना मसला नहीं था, मुझे इग्नोर करना मसला था। मैंने फहीम खान केस में अपने मुकाबले को तारीख शिकस्त दी थी। विक्ट्री पार्टी में तुम नहीं आए, ना कॉल किया ना मैसेज। मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने कहा तुम मसरूफ हो, तुम इन दिनों जॉबलेस थे। फिर कैसा काम, मुझे गोलियां लगी तुम नहीं आए। और तुमने जस्टिस जुबैर के बेटे से कहा कि मैं परिविलेज्ड हूँ, मेरी अपनी कोई कामयाबी नहीं है, मैं जो हूँ अपने बाप के नाम की वजह से हूँ। मैंने ये नहीं कहा था, वो धीरे से बोला। आंखें हसन की आंखों में डाल रखी थी। वो मुझसे कह रहा था कि हसन इस फील्ड में आते ही छा गया है, इसे वक्त ही कितना हुआ है और इसकी कामयाबी अभी से सब देख रहे हैं। इस बात पर मैंने इससे कहा था कि हसन जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।